Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Transfer of Property Act, which will be beneficial for your All India Bar examination and for any state judiciary examination where this act is asked. So our first question is, the provision of the longer period in the matter of accumulation of property under Section 17 of the Transfer of Property Act amounts to how much year? See, Section 17 में हम Doctrine of accumulation देखते हैं. That means किसी भी प्रॉपर्टी को हम मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक के लिए एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास एक्यूमुलेशन का राइट खत्म हो जाता है और हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही करनी पड़ेगी पूरी तरह से. ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितने ईयर्स तक हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को. इज इट 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स और 25 ईयर्स? तो आपने सेक्शन 17 अगर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18 ईयर्स. ठीक है, हम प्रॉपर्टी को अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वी कैन डू इट अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज या फिर उस पर्सन की लाइफ स्पैन तक. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17, सेक्शन 17 दैट मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन. ठीक है, the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part. ठीक है, wholly भी कर सकते हैं, in part भी कर सकते हैं, during the period. Option A, longer than life of the transferor, shorter than the life of transferor, no such period is mentioned, or is it option D, that is none of the above? हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन के बारे में और यहाँ पर टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है. तो यहां पर पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी इनकम को एक्यूमुलेट कर रहे हैं होली या फिर पार्ट ड्यूरिंग द पीरियड लॉन्गर देन द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब क्वेश्चन नंबर 62 का ये मतलब है कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर से ज्यादा पीरियड तक के लिए हम किसी भी ट्रांसफर को, किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोविजन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? वेस्टेड इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं. सी, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है. वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं वो परमानेंट रहते हैं कि हाँ आज नहीं तो कल वो प्रॉपर्टी आपको ही मिलने वाली है. लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट एक तरह का कंडीशन होता है कि अगर हम सो एंड सो वर्क करेंगे या हम ये पार्ट परफॉर्म कर देते हैं या ये एक्शन अगर हो जाता है उसके बाद ही हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली है, दैट इज द कंटिंजेंट इंटरेस्ट. इट मीन्स उसमें एक कंडीशन प्रोवाइडेड रहती है. लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है एब्सोल्युटली, भले उसमें टाइम पीरियड दिया जा सकता है कि हाँ हम पर्सन ए को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो राइट टू एंजॉय करने का, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट उसे 18 ईयर्स के बाद मिलेगा. इस तरह की कोई कंडीशन हम डाल सकते हैं, लेकिन जो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है दैट विल बी एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, दैट मीन्स जिस पर्सन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में. तो कौन से सेक्शन में बात करी गई है? इज इट सेक्शन 18 ऑफ द टीपीए, सेक्शन 19 ऑफ द टीपीए, सेक्शन 20 ऑफ द टीपीए, और इज इट सेक्शन 21 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें तो हम इस प्रोविजन को सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देख सकते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. और अगर हम अगर हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करें तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट हम सेक्शन 21 में देखते हैं, और अगर हम कंडीशनल ट्रांसफर की बात करें तो हम सेक्शन 25 में देखते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19, दैट मीन्स वेस्टेड इंटरेस्ट के प्रोविजंस की बात हो रही है, ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट.
Option A, the vested interest is not defeated by the death of transferee before he obtains possession. Option number B, vested interest is defeated by the death of the transferee before he obtains possession. Option number C, no such provision is made, or is it option number D, none of the above? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो एक एब्सोल्यूट राइट होता है, भले उस पर्सन के पास हमने पोजीशन दिया हो या नहीं दिया हो, हम उसे राइट टू एंजॉय करने का अधिकार हम अगर 18 ईयर्स के बाद दे रहे हैं या कुछ टाइम पीरियड अगर हम उसमें सेटल कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो जो राइट है जो हमने ट्रांसफर करा है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाए। ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स द पोजेशन। ओके, और वेस्टेड इंटरेस्ट हम किस में देखते हैं? सेक्शन नंबर 19 में। कंटिंजेंट इंटरेस्ट हम किस में देखते हैं? सेक्शन नंबर 21 में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन अभी अभी हमने देखा है, दैट इज इन सेक्शन नंबर 17। राइट अगेंस्ट परपिचुटी हमने देखा था, दैट इज इन अंडर सेक्शन नंबर 14। ओके, और स्टेप सक्सेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो दैट वाज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 6। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be considered implied surrender of the lease? हम implied surrender की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, that is non-acceptance of new lease taking effect during the continuance of the existing lease. Option number B, abandonment of possession by the lessee. Option C, a surrender by one of the two joint lessees, implied surrender on part of the second lessee. Or is it option number D, none of the above? Which of the following can be considered implied surrender of the lease? तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द अबैंडनमेंट ऑफ पोजेशन ऑफ द लेसी, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन implied surrender of the lease. Okay, our next question is which of the following can be transferred under the provisions of the Transfer of Property Act 1882? इनमें से कौन सी चीजों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? ठीक है, इज इट ऑप्शन ए, दैट इज द राइट टू मीन प्रॉफिट? ऑप्शन बी, डिक्री फॉर द मीन प्रॉफिट्स? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ प्रोस्टिट्यूट फॉर द फ्यूचर कोहैबिटेशन? और इज इट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज sublease of a farm for the retail sale of opium? Which of the following can be transferred? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द डिक्री फॉर मीन प्रॉफिट। हमें डिक्री मिली है मीन प्रॉफिट के लिए तो हम ट्रांसफर करा सकते हैं, राइट? अब जो ऑप्शन नंबर सी और डी है ये तो अनलॉफुल हो गया, ये लॉ के ही अगेंस्ट है, हम नहीं कर सकते हैं। राइट टू मीन प्रॉफिट भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमने डिग्री नहीं पास करा ली हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स have been excluded by the application of section 137 of the Transfer of Property Act 1882? कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ 137? 137 में हम एक्शनेबल क्लेम के बारे में देखते हैं। ओके, वी हैव ऑप्शंस। ऑप्शन ए शेयर्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी बोथ शेयर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर ए नॉर बी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ शेयर्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज आर द इंस्ट्रूमेंट दैट हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 137. The next question is which of the following is the valid example of a vested interest as defined by the Transfer of Property Act 1882? हम बात कर रहे हैं valid example of a vested interest. We have options. Option number A, that is B, a deceased in his will leaves a residential property to C,
to be transferred on the death of B's daughter-in-law. Is it a valid example of vested interest? Vested interest अभी अभी मैंने आपको बताया. Option B, a deceased in his will left rupees 65,000 to A to be paid on A's birthday. Option number C, both A and B, or is it option number D, neither A nor B? A valid example of vested interest. And the correct answer to this question will be option number A, that is B, a deceased in his will leaves a residential property to C to be transferred on the death of B's daughter-in-law. So this is a valid example of vested interest. The next question is, which of the following is the time limit given under Section 17 of the Transfer of Property Act? Section 17, that means Doctrine of Acceleration. ठीक है, Doctrine of Accumulation, sorry. It is Doctrine of Accumulation. Time limit यहाँ पर पूछा जा रहा है. Is it option A, that is life of the transferee? Option number B, a period of 18 years from the date of transfer. Option number C, either A or B, whichever is longer, or is it option number D, that is neither A nor B? Doctrine of accumulation की यहाँ बात हो रही है. And the correct answer to this question will be option number C, that means life of the transferee या फिर a period of 18 years from the date of transfer. सॉरी, इसका आंसर नंबर सी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज हम लाइफ ऑफ द ट्रांसफर ही नहीं देखते हैं, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर देखते हैं. ओके, अगर यहाँ ट्रांसफरर होता तब हमारा ए और बी दोनों सही होता, और इस मामले में हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? इनमें से कौन से प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर दी टीपीए? ऑप्शन नंबर ए, सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर. ऑप्शन नंबर बी, राइट टू सू. ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए नॉर बी? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर ए नॉर बी. हमने सेक्शन 6 के बारे में बात करी थी, और सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर हम नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही हम राइट टू सू ट्रांसफर कर सकते हैं. मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको सेक्शन नंबर 6 अच्छी तरह से पढ़कर जाना है, हर एक पॉइंट को रट के जाना है, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ओके, और ये क्वेश्चन भी सेक्शन नंबर 6 से डायरेक्टली पूछा गया है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following propositions for distinguishing between a lease and a license were made by Justice Subba Rao in Associated Hotels of India versus R.N. Kapoor? ठीक है. Which of the following propositions for distinguishing between the lease and a license were made? ठीक है. We have options. Option A, that is to ascertain whether a document creates a lease or a license, the form of the document must be preferred to its substance. Option number B, that is the real test is the intention of the parties, whether they intended to create a lease or license. Option number C, that is if the document creates an interest in the property, it is a license. But if it only permits another to make use of the property of which legal possession continues with the owner, it is a lease. Or is it option number D, that is both A and B? आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए. आई होप आपको इसका सही आंसर पता होगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स द रियल टेस्ट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, whether they intended to create a lease or a license. The next question is, which of the following sections of the provisions of the Transfer of Property Act 1882 deals with relief against forfeiture for the non-payment of rent? We have options:
सेक्शन नंबर 114, 114A, 113 और इज इट 113A? क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए आप वीडियो पॉज करके, और ऑप्शंस भी ध्यान से देख लीजिए। और मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 114 टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।